आपके अपने चैनल टारगेट फॉर एग्जाम में स्वागत है। आज हिंदी की पहली क्लास एसएससी जीडी आरपीएफ पुलिस एसआई के लिए हिंदी की पहली क्लास ले रहा हूं। हिंदी के उपसर्ग जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी के उपसर्ग जो क्लास है आज इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। हिंदी का पहला चैप्टर है, ठीक है। मतलब उपसर्ग से शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। प्रीफिक्स क्या है, उपसर्ग क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ, ठीक है। और ये उपसर्ग जिसे प्रीफिक्स कहते हैं, इसको एसएससी जीडी में रखा गया और ये चैप्टर पूछा जाएगा। इससे 2 सवाल बनेंगे क्योंकि 2 नंबर का ये पूछा जाएगा, ठीक है। 2 नंबर, ठीक है, पूछा जाएगा ये। तो 2 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि परीक्षा में तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज पहला चैप्टर तुम्हारे सामने ला रहा हूं, उपसर्ग जिसे प्रीफिक्स कहते हैं। देखो होता क्या है उपसर्ग। उपसर्ग जिसे प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, प्रीफिक्स का मतलब होता है प्री यानी पहले लगा हुआ, यानी पहले आने वाला। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मतलब होता है प्रीफिक्स यानी पहले आने वाला। यानी इस मूल शब्द के आगे आके जो शब्दांश जुड़कर एक नया शब्द बना देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग की ये डेफिनेशन है कि मूल शब्द के आगे आकर शब्दांश जुड़कर जो एक नया शब्द बना देते हैं उसको हम कहते हैं उपसर्ग। एक नया शब्द बनाते हैं वो तो अलग हो जाता है। मूल शब्द में एक जो नया शब्दांश आगे जुड़ता है, मूल शब्द के आगे एक जो नया शब्द जुड़ता है यानी शब्दांश जो जुड़ता है मूल शब्द में आगे आके जो शब्दांश जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। आगे हम बताएंगे। प्रीफिक्स यानी आगे आने वाला, ठीक है। शब्दभेद, रचना या बनावट के आधार पर ये यौगिक शब्दों की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। अब यौगिक शब्द की बात कर ले तो यौगिक शब्द के निम्न भेद होते हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। अच्छा, संधि किसे कहते हैं? हमें अगर बात करें संधि तो वहां लिखा जाता है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को, ठीक है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। असल में होता क्या है कि 2 शब्दों के मेल को ही कहते हैं, लेकिन तुम्हें डेफिनेशन तो यही याद करनी है कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्योंकि देखो, का और फिलस खा, ये 2 वर्ण हैं, इन 2 वर्णों के मेल से कोई संधि नहीं बन जाती है, ठीक है। जैसे का खा कोई शब्द नहीं है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे डेफिनेशन जो संधि की बताई गई है वो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्ण हो गए का और खा, इनसे बना एक नया शब्द का खा हो गया। ये कोई नया शब्द तो नहीं है। तो असल में कह देते हैं कि 2 वर्णों के मेल के संधि कहते हैं। वैसे संधि होती क्या है कि पहला कोई शब्द है, ये कोई शब्द है, और कोई दूसरा एक शब्द ये है। संधि तो यही होती है कि इस शब्द का लास्ट अक्षर और इस शब्द का पहला अक्षर, इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है वही संधि होती है, ठीक है। तो वही शब्द प्लस शब्द जोड़ के ही संधि बनाते हैं, ठीक है। बाकी डेफिनेशन हमें यही याद रखनी है कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। हमने एक परिभाषा को समझाने की कोशिश की है, लेकिन याद भैया यही रखना है कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ना तो 2 शब्दों के मेल को मार के चले जाओ और थोप दो मेरे ऊपर, ठीक है। मैं तो एक समझाने का एक जरिया और प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है। समास किसे कहते हैं? 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब बात करेंगे हम उपसर्ग की, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो जो शब्दांश मूल शब्द में आगे जुड़ जाते हैं, मूल शब्द के आगे जुड़कर जो मूल शब्दांश जुड़ते हैं, मूल शब्द में आगे जो शब्दांश जुड़ते हैं, मूल शब्द में जो आगे शब्दांश जुड़ जाते हैं उनको ही उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। उनको ही उपसर्ग कहते हैं।
ठीक है, आगे देखो और क्लियर कर दूंगा आगे। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ आपके सामने है। उपसर्ग का शाब्दिक जो अर्थ है वो आपके सामने है। ठीक है, कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है, डेफिनेशन पूछ लेता है उपसर्ग की। तो देखो, उप का मतलब होता है समीप, उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या बनाना या जोड़ना। ठीक है, उप माने उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या बनाना। पूरी डेफिनेशन की एक साथ यदि मैं कहूं, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर, अर्थात किसी भी शब्द के समीप आकर एक जो नया शब्द बनाते हैं, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द को बनाना ही उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, उपसर्ग वैसे होता है प्रीफिक्स, यानी जो शब्दांश मूल शब्द में आगे जुड़कर जो जुड़ जाते हैं उनको ही हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, देखो परिभाषा देखो, डेफिनेशन देखो इसकी। वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मैं यहाँ समझा दूं, जैसे जैसे हो गया, जैसे शब्द है पराजय, जैसे शब्द है पराजय, परा प्लस जय लिखा जाता है, पूरा शब्द बन जाता है यहाँ पे पराजय। ठीक है, तो ये जो परा तुमको दिख रहा है ये मूल शब्द, ये है शब्दांश। ठीक है, ये जो परा दिख रहा है ये है शब्दांश, और ये जय जो दिख रहा है ये है हमारा मूल शब्द। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। पराजय, परा प्लस जय, ये जय जो है ये मूल शब्द है, मूल शब्द के आगे जो जुड़ा है ये परा, ये शब्दांश है। ठीक है, तो डेफिनेशन है उपसर्ग की कि मूल शब्द के आगे जो शब्दांश जुड़ते हैं उसको ही उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं उनको ही उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इतनी बात यहाँ हमारे समझ से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे देखो, अर्थार्थ, अर्थार्थ शब्दांश प्लस शब्द, शब्दांश प्लस शब्द मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, शब्दांश प्लस शब्द मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं, और एक जो एक नया शब्द बनता है ये उपसर्ग विधि से बना एक नया शब्द होता है। ठीक है, एक जो नया शब्द का निर्माण हो जाता है, जैसे परा प्लस जय, मेरी बात को ध्यान से सुनना। परा ये हो गया शब्दांश, ये हो गया तुम्हारा शब्दांश। ठीक है, और प्लस जय ये हो गया हमारा मूल शब्द, ये हमारा मूल शब्द, और इससे बनकर बना एक नया शब्द पराजय। तो ये उपसर्ग विधि से बना एक नया शब्द हो गया पराजय, जो कि एक नया अर्थ दे देगा। भाई जय, जय का मतलब होता है विजय भी होता है, जय विजय, और इसमें एक नया शब्द जुड़ गया परा, तो शब्दांश जैसे ही जोड़ा और दोनों से मिलकर एक नया शब्द उपसर्ग विधि से बन गया पराजय। अब इस पराजय का अर्थ होता है हारना, पराजय हो गई, हार हो गई। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, उदाहरण देखो। जय ये मूल शब्द है, इसमें ये शब्दांश जुड़ गया परा, तो जय का अर्थ तो होता है विजय। ठीक है, यह जय और प्लस परा जुड़ गया, और शब्दांश के जुड़ने से एक नया उपसर्ग विधि से शब्द बन गया पराजय, जिसका नया एक अर्थ मिल गया हमको, हार हो गई या पराजय हो गई, पराजय का हो जाना, हार हो जाना। ठीक है, ऐसे यहां देखो भिन्न, ये भिन्न मूल शब्द है, ये भिन्न मूल शब्द है, और ये वी ये है हमारा शब्दांश, ये हमारा शब्दांश है। तो देखो भिन्न, भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग, और विभिन्न जुड़ गया तो भी अलग अलग है। बात में शब्दांश का शब्द में, मूल शब्द में शब्दांश जुड़ गया तब भी एक ही अर्थ दे रहा है, क्या विभिन्न। भिन्न का भी मतलब होता है अलग अलग, और विभिन्न का भी मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो शब्दांश जो एक नया शब्दांश प्लस शब्द मूल शब्द मिलकर एक जो नया शब्द बना है उपसर्ग विधि से, वो भी वही अर्थ दे रहा। ठीक है, यहाँ हार, ये हार का मतलब होता है एक गले का हार। ठीक है, इस हार का मतलब होता है एक तो गले का हार होता है, एक हार का मतलब हार जाना। ठीक है, लेकिन इसमें एक नया शब्दांश जुड़ गया प्रा, एक प्रा नया शब्दांश जुड़ गया यहाँ पर प्रा, और इन दोनों के
योग से एक नया से शब्द बन गया उपसर्ग विधि से, ये बन गया प्रहार, जो कि एक नया शब्द दे रहा है। इसका प्रहार एक नया शब्द बन गया, ये बिल्कुल एक नया अर्थ निकाल रहा है। ठीक है, एक बिल्कुल नया अर्थ प्रहार निकाल रहा है। ना तो इसका हार से मतलब है, गले के हार से, या हार जाने, दोनों से कोई मतलब नहीं है। प्रहार एक नया अर्थ व्यक्त कर रहा है, यानी हमला करना। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ 2-3 बातें बता दूं उपसर्ग के बाते में, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। किसी भी शब्द के नए, किसी भी शब्द में आगे जुड़ना, ठीक है, आरंभ में जुड़ जाने को ही उपसर्ग कहते हैं। या मूल शब्द में आके, मूल शब्द में आगे आरंभ में जुड़कर जो शब्द जुड़ते हैं, मूल शब्द में आरंभ में जो नए शब्द जुड़ते हैं, उनको ही हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है, इन शब्दों के जो अर्थ होते हैं, नए शब्द, जिन मूल शब्दांश प्लस शब्द के मिलकर जो नया शब्द बनता है, इनका अर्थ इन शब्दों के आसपास ही होता है। या तो ये पर्यायवाची सिनोनिम्स का अर्थ देंगे, या अपोजिट उसका विलोम शब्द का अर्थ देंगे, या फिर एक नया शब्द बनाएंगे। ठीक है, आगे हम और क्लियर कर देते हैं इस बात को। अगला ये रहा उपसर्ग। उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं उसे मूल शब्द कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ जाते हैं उसे मूल शब्द कहते हैं। भाई जिस शब्द में जुड़ेंगे उसे हम मूल शब्द कहते हैं। जैसे पराजय, तो जय मूल शब्द है, इसमें ही तो उपसर्ग जुड़ता है। और जिसमें जुड़ता है, किसमें जुड़ता है? जय में। तो जय क्या है? मूल शब्द है। यही कह रहा है उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं वो मूल शब्द होता है। उपसर्ग विधि से बने शब्दों का अर्थ, उपसर्ग विधि से बने शब्दों का अर्थ मूल शब्दों के आसपास ही होता है। इतनी बात कन्फर्म है। उपसर्ग विधि से बने शब्दों का अर्थ, उपसर्ग विधि से बने शब्दों का अर्थ मूल शब्दों के आसपास ही होता है। देखो, उपसर्ग विधि से बने शब्द मूल शब्द के सापेक्ष 3 तरह के अर्थ निकालते हैं, इसको ध्यान में रखना। उपसर्ग विधि से बने शब्द मूल शब्द के सापेक्ष 3 तरह के अर्थ निकालते हैं। हमने बताया था कौन? एक तो पर्यायवाची जैसे सिनोनिम्स कहते हैं, एक विलोम शब्द जैसे अपोजिट कहते हैं, और एक नया शब्द जैसे विभिन्न। भिन्न, भिन्न में एक नया शब्दांश जुड़ गया वि, तो शब्द बन गया विभिन्न। भिन्न का भी मतलब होता है अलग अलग, और जैसे ही शब्दांश जुड़ गया विभिन्न तब भी अर्थ विभिन्न का हो गया अलग अलग। तो ये क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गए आपस में। इतनी बात कंफर्म होगी। आगे देखो, विनाश। नाश मूल शब्द है हमारा, नाश हमारा मूल शब्द है। नाश, दुर्गति होना, नाश होना, सब कुछ मिट जाना। नाश में एक मूल शब्दांश जुड़ गया मूल शब्द में। नाश तो एक मूल शब्द है और इसमें एक शब्दांश जुड़ गया विनाश, वी। वी हमारा शब्दांश है। जब मूल शब्द में हमारा शब्दांश वी जुड़ गया तो बन गया विनाश। और विनाश का भी मतलब होता है मिट जाना, मर मिट जाना, ठीक है, या सब कुछ बिगड़ जाना, यानी विनाश, या अवनति का होना ही विनाश। ठीक है, एक ही अर्थ दे रहा है, यानी दोनों ये सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो जो शब्दांश जब मूल शब्द में जुड़ते हैं तो वो पर्यायवाची या विलोम शब्द, एक नया शब्द, इसके आसपास के ही अर्थ निकालते रहते हैं। ठीक है, आगे देखो विलोम। विलोम शब्द है एक, जैसे हमने यहाँ पर पराजय शब्द लिया, पराजय में जैसे जय है, जय, तो जय एक अलग शब्द है। जय का जय होना, विजय होना, और जैसे ही शब्दांश जोड़ दिया परा तो मिलके हो गया पराजय। अब पराजय जय का जस्ट उल्टा है, जस्ट जय का उल्टा हो गया पराजय। तो शब्दांश जैसे ही मूल शब्द में जोड़ा अपोजिट अर्थ दे दिया पराजय, यानी हार जाना। ठीक है, जैसे यहाँ पक्ष, और पक्ष का जस्ट उल्टा होता है विपक्ष, और जैसे ही वि शब्दांश मूल शब्द पक्ष में जुड़ा तो विपक्ष हो गया। तो कैसा अर्थ दे रहा है? विलोम, अपोजिट। ठीक है, आगे देखो, एक नया शब्द जो बनता है उसको देखो। जैसे शब्द है प्रहार। हार, गले का हार, हार, हार जाना। और ये हार क्या है? मूल शब्द है। इसमें एक नया शब्दांश जुड़ गया प्र, एक नया अर्थ दे दिया इसने, प्रहार,
जिसका ना तो हार से कोई अर्थ है और हार जाने से या गले के हार से इसका कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल अलग है प्रहार। ठीक है, प्रहार हमला करना, एक नया अर्थ निकला है यानी नया शब्द दे दिया। ठीक है, आगे है विशेष। विशेष का मूल शब्द है शेष और इसका शब्दांश पूछा जाए तो है वि। तो शेष और विशेष, शेष और विशेष का कोई अलग संबंध नहीं है। ठीक है, नया शब्द है विशेष और शेष एक अलग शब्द है। विशेष का मतलब स्पेशल और शेष का कुछ किसी भी भाग का रह जाना। तो इसका शेष और विशेष से कोई मतलब नहीं है, ना तो अपोजिट है, एक नया शब्द इसने दे दिया। तो हमने कहा था कि शब्दांश जिस मूल शब्द में जुड़ते हैं तो पर्यायवाची या विलोम शब्द एक नया शब्द ऐसे ही शब्द बनाते हैं और उसके आसपास ही अर्थ देते रहते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब हम यहां पर बात कर लेंगे उपसर्गों की। उपसर्गों की बात करेंगे कि कितने उपसर्ग होते हैं। ठीक है, हम बाद में देखो, पहले ये देखो। अब देखो यहां पे कौन सा शब्द, क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से नहीं बना है। ठीक है, और सुनो, ये सारे पेपर, सारी पुस्तक और पूरे यूट्यूब का निचोड़ दे रहा हूं, भले ही 20 मिनट की क्लास हो या 25 मिनट की, लेकिन पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से नहीं बना है। कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से नहीं बना है। अर्थ है, पहला लिखा है क्वेश्चन पे, ए लिखा है कुमाता, फिर लिखा है कुपुत्र, फिर लिखा है कुलीन, उसके बाद लिखा है कुचालक। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कुमाता, कुपुत्र बहुत होते हैं, हो सकता कि सारे हों। कुमाता बहुत कम देखी हैं, होती नहीं है, लेकिन हो सकता है एक दो होती भी हों कुमाता, जो संतान को ही मार देती हूँ या जहर देती हूँ, लेकिन बहुत कम देखने को मिला। ठीक है, कुमाता ये मूल शब्द का है। यहाँ मूल शब्द क्या है? माता। मूल शब्द क्या है? माता। और माता में हमने जोड़ दिया शब्दांश कु। कु का अर्थ होता है बुरा। कु का अर्थ होता है बुरा, ये शब्दांश कु जोड़ दिया माता में, क्योंकि माता मेरा मूल शब्द था, इसमें कु शब्दांश जोड़ने से क्या बन गया? कुमाता, यानी बुरी माता। तो ये उपसर्ग विधि से बना शब्द है। ठीक है, कुपुत्र, पुत्र मेरा मूल शब्द है। पुत्र जो है वो मूल शब्द है, इसमें हमने एक शब्दांश जोड़ दिया कु, और कु का अर्थ होता है बुरा, जिसका क्या मतलब हो गया? जिसका मतलब हो गया बुरा पुत्र। ठीक है, जिसका मतलब क्या हो गया? बुरा पुत्र। ठीक है, एक मिनट। तो हम कहां थे? कुपुत्र पे थे। कुपुत्र, पुत्र मेरा मूल शब्द है और इसमें कु एक शब्दांश जुड़ गया जिसका मतलब हो गया बुरा, तो कुपुत्र बुरा पुत्र। तो ये भी क्या? ये भी हमारा उपसर्ग विधि से बना शब्द है। ठीक है, ये हो गया कुचालक। चालक, जिसमें बिजली प्रवाहित होती है, लाइट प्रवाहित होती है, उसे चालक कहते हैं। और कुचालक यानी बुरा चालक, जिसमें लाइट प्रवाहित ना होती हो। ठीक है, एक शब्द बना है कुलीन। कुलीन, कुलीन का मतलब होता है अपने परिवार के आदर्शों के साथ चलना, लीन हो जाना, यानी लीन। लीन एक शब्द है, कुलीन। कुलीन यानी ऐसे कहो कि वो पुत्र कुलीन है, या फलाना लड़का कुलीन है, या फलाने मतलब कोई भी स्त्री कुलीन है, यानी जो नई बहू आई है वो कुलीन है, यानी अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के आदर्शों के साथ मिलती जुलती हुई है, यानी कुलीन है, परिवार में पूरी तरीके से मिल गई है, कुलीन। ठीक है, उसमें लीन हो गई है। तो ये उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है, क्योंकि कु यहां पर अलग अर्थ नहीं देगा। यहां पर कु जो लगा है ये कोई अलग अर्थ नहीं देगा, क्योंकि लीन का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो कुलीन एक ऐसा शब्द है जो उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। फिर आगे है, निम्न में से उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है। दुकाल, काल का मतलब होता है समय।
काल का मतलब समय और दू का मतलब बुरा, तो बुरा समय। ठीक है, काल हमारा मूल शब्द है और दू हमारा क्या हो गया, शब्दांश, जिससे मिलकर ये बना दुकाल। उसके बाद एक शब्द है दुलार। लार यानी लाड़, लाड़ प्यार। ठीक है, लाड़ प्यार हमारा मूल शब्द लार, और इसमें दू जुड़ गया तो हो गया दुलार। ठीक है, उसके बाद एक शब्द दुधारू। धार यानी जो पशु अच्छी धार देता हो उसे कहते हैं दुधार। यानी यहां पर दू जो है ये बुरा नहीं देता है, यहां पर दू अच्छा अर्थ प्रकट करता है। यहां पर दू जो लगा है ये बुरा अर्थ प्रकट नहीं कर रहा, ये अच्छा कर रहा है, दुधारू। और एक के अर्थ है दुकान, एक शब्द है दुकान। कान से मिलकर दुकान तो बनी नहीं है, या कान में दुकान दू जोड़ने से दुकान बनी हो। तो ये दोनों शब्द हमारे हिसाब से उपसर्ग विधि से बने शब्द नहीं है। ये तो एक तो दुधारू हो गया, एक दुकान हो गया भाई। ठीक है, तो दुकान और दुधारू ये दोनों उपसर्ग विधि से बने शब्द नहीं है। ठीक है, उपसर्ग विधि से बने शब्द नहीं है, ये इनको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, ये देखो, हम बात करेंगे उपसर्गों की। उपसर्गों की संख्या, पहले तो ये इतनी बात कंफर्म हो गई कि उपसर्ग किसे कहते हैं। मूल शब्द के आरंभ में जो शब्दांश जोड़ते हैं उस शब्दांश को ही हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, संस्कृत के उपसर्गों की बात करूं तो संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, तो ध्यान रखना संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, ये एकदम कंफर्म रखना है कि संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। हिंदी के कितने उपसर्ग हैं, तो ध्यान रखना हिंदी के 13 उपसर्ग हैं। ठीक है, मैं बात करूं उर्दू फारसी अरबी, उर्दू फारसी अरबी के उपसर्गों की तो ये 19 उपसर्ग हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग की बात करूं तो अंग्रेजी के 6 उपसर्ग हैं। तुम कहोगे कि अंग्रेजी के भी क्या उपसर्ग होते हैं, तो हाँ अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, मैं कन्फर्म कर दूं। जैसे एक शब्द होता है निरीक्षक और एक शब्द होता है उपनिरीक्षक। उपनिरीक्षक को इंग्लिश में कहते हैं सब इंस्पेक्टर। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब इंस्पेक्टर। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब इंस्पेक्टर। तो ये सब जो शब्द लगा है ये क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है यानी उपसर्ग है। ठीक है, जैसे एक अर्थ होता है डिप्टी, डिप्टी सीएम, तो ये डिप्टी शब्द है, ये प्रीफिक्स है। तो ऐसे इंग्लिश के भी शब्द अंग्रेजी में भी उपसर्ग हैं। ठीक है, लेकिन ये पेपर में कभी भी पूछे नहीं जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। अंग्रेजी के उपसर्ग पेपर में कभी नहीं पूछे जाएंगे, संस्कृत के याद रखना है, हिंदी के और उर्दू फारसी के, इन उपसर्गों को याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, संस्कृत के उपसर्ग हमने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे याद रखने हैं और ये आगे बहुत काम आएंगे। जब पेपर करोगे तो समझ में आ जाएगा ये कितने काम आने वाली चीजें, इनको याद रखना है। देखो, आ, अब, अप, अपि, अभी, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वी, निर, निस, दुर। इस दुर पे हलंत लगा है, इसको बहुत ध्यान रखना है। दुर, दुस, प्र, परा, प्रति, फरि, उत, उत पे हलंत लगा, हलंत को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब याद करने का क्या तरीका है इनका, हमारे हिसाब से तो याद करने का तरीका ऐसे है, याद कर पाओ तो कर लेना। आ अब अप, आ अब अप अपि, आ अब अप अपि, अभी अति अधि। देखना, आ अब अप अपि, अभी अति अति अनु, समसु, समसु निवनिर, समसु निवनिर, निस, समसु निवनिर निस, दुर्दुस प्रापरा, दुर्दुस प्रापरा, प्रतिपर उत।
याद करने का एक तरीका और बता दूं, समसु, निव, निर, निस। देखो आ अब अप अभी, आ अब अप अपी अभी, या तो अपी तक रखो। आ अब अप अपी, अभी अति अधि अनु, समसु निविनिर, निस दुर दुस, प्रापरा प्रतिपरि उतु। इनको याद रखोगे तो आगे फिर कंफर्म हो जाएगा। और ये याद रखने, इनके हलंत बहुत याद रखने। आज पूरे दिन रटोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो याद नहीं होती है। ठीक है, आगे देखो, एक क्वेश्चन लगवा दिया ये कि निष्कर्ष में उपसर्ग क्या है। निष्कर्ष में उपसर्ग क्या है? तो देखो मैं एक बात यहाँ कंफर्म कर दूं, वैसे निष्कर्ष तो ऐसे लिखा जाता है, वैसे संधि विच्छेद करोगे तो निष्कर्ष को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। निष्कर्ष का संधि विच्छेद करोगे तो निष्कर्ष को ऐसे लिखोगे। मैं बात कंफर्म कर दूं तो मैं इस उपसर्ग में ये कहीं भी विसर्ग अगर दिख जाए तो उपसर्ग में कहीं भी विसर्ग नहीं आती है। इस बात को लिख लेना, नोट कर लेना कि उपसर्ग के सवाल में कहीं भी विसर्ग आ जाए तो वो सवाल, वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, कहीं भी उपसर्ग में विसर्ग नहीं आएगी। तो आप कहोगे कि निष्कर्ष, अब कुछ लोग निष्कर्ष ऐसे लिखेंगे, भाई ऐसा लिखा ही जाता, और निष्कर्ष में फिर इसको ढूंढेंगे वो, इसको कि कहाँ निष्कर्ष ऐसा लिखा, जो एकदम गलत है। तो निष्कर्ष में उपसर्ग क्या होगा? निष्कर्ष में उपसर्ग ऐसा उपसर्ग दिखेगा तुम्हें, ऐसा निस। और देखो निस है तो यहां देखो इसमें ढूंढो, या तो ये हिंदी का होगा तो आगे दिख जाएगा। ठीक है, और ये देखो निस तुम्हें दिख रहा है, ये सा पे नीचे हलंत, और हलंत को बहुत ध्यान रखना है इसमें। हलंत को अगर भूल गए तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। इस पे हलंत को बहुत याद रखना है। तो कैसा निष्कर्ष में निस का उपसर्ग कैसा होगा, ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और जहां भी तुमको विसर्गें दिखें तो ऑप्शन से ही गलत है, उपसर्ग को देख के समझ लेना। ठीक है, आगे देखो, दुर्गम में उपसर्ग कौन सा है? दुर्गम में उपसर्ग कौन सा है? तो ये देखो विसर्ग लगी है, और हमने कहा था कि जहां विसर्ग ऑप्शंस में दिख जाए ये ऑप्शंस अपने आप गलत होता है। दुर्गम में उपसर्ग कौन सा है? हमने कहा था कि उपसर्ग में विसर्ग का विकल्प दिया हो तुरंत बिना देखे गलत मार देना। देखो ये तो अपने आप गलत हो गया। अब हम कंफर्म करेंगे, और यहाँ कंफर्म हो गया, ये दुर पे नीचे हलंत लगा दो। अब एक कंफर्म कर लेना, तो दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? दु, दुर, ये तो गलती है। दुर वो होगा जिसके नीचे हलंत लगा होगा। कंफर्म करा दूं तो पीछे चले जाओ। ठीक है, देखो दुर, ये हलंत लगा है दुर पे, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ऐसी गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में। दुर कुछ लोग मार के चले आएंगे, विसर्ग पे नीचे हलंत पे ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग ये आपके सामने लिखे हैं, आ, अन, अद, ऊन, औ, दु, नी, विन, वर, कु और सु। इस सु का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, इस सु का मतलब होता है अच्छा, और ये कु का मतलब होता है बुरा। ठीक है, आ से बहुत उपसर्ग बन जाते हैं, बहुत शब्द भी बनते हैं इस उपसर्ग से। आ से कौन कौन से शब्द बनते हैं बता दूं मैं। आजीवन, आजीवन यानी जीवन भर। ठीक है, आजीवन हो गया, काफी शब्द बनते हैं आ से। ठीक है, आजीवन है, और मतलब बता ही दूं मैं, काफी शब्द बन जाते हैं। अनुकरण आ से और भी शब्द हैं, जैसे अत्यधिक है। ठीक है, अत्यधिक है, आजीवन है, अनोखा है, ऐसे कई शब्द बन जाते हैं इससे। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, अधफका, अध से बन जाता है अधफका। ठीक है, काफी इससे भी उपसर्ग बनते हैं, वो शब्द बन जाते हैं उस उपसर्ग से। और उर्दू के उपसर्ग 19 है, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, उर्दू के जो उपसर्ग हैं इसको ध्यान रखना है। जैसे अल हो गया, एन हो गया, कम हो गया, खुश हो गया, गैर हो गया, दर हो गया, ना हो गया, फिल, वा, वद, बर, वा, ये बा पे बड़ा बा है। ठीक है, विल, विला, सर, हम, वे, हर, इनको ध्यान रखना है। ठीक है,
आगे इसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो तुम्हें कराने हैं, ठीक है। क्वेश्चन रह गए हैं उपसर्ग से संबंधित, तो कम से कम 40 क्वेश्चन या 20-30 क्वेश्चन की अगली क्लास जब हम प्रत्यय पढ़ाएंगे, प्रत्यय, ठीक है, अगली क्लास में जब हम प्रत्यय पढ़ाएंगे तो जब हम प्रत्यय पढ़ाएंगे तो उसके साथ हम 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन हम तुम्हें उपसर्ग के कराएंगे, ठीक है। तब आगे हम प्रत्यय पे जाएंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि प्रत्यय हम तब पढ़ाएंगे जब हम तुमको 20 या 30 क्वेश्चन उपसर्ग के कंफर्म करा देंगे, ठीक है। और 30 नहीं हो सकता है कि 60-70 क्वेश्चन भी हम आपके सामने लाएं और लाने का प्रयास करेंगे। ये प्रीफिक्स का पहला चैप्टर उपसर्ग का हिंदी का ला रहा हूं और बार बार समझा लूँ। उपसर्ग उसे कहते हैं जो मूल शब्द में आगे जो शब्दांश जोड़ते हैं उनको ही हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं। उर्दू में कितने हैं? हिंदी के 13 हैं और संस्कृत के 22 हैं। अरबी फारसी के कितने हैं इनको देख लेना, और अंग्रेजी के 6 हैं। और जो रह गए हैं उनको कंफर्म करा देंगे। कम से कम 20-30 क्वेश्चन हम लाएंगे इसके साथ, ठीक है। और जब तक उपसर्ग क्लियर नहीं कर देंगे तब तक प्रत्यय नहीं पढ़ाएंगे, इतना ध्यान रखना। एकदम कंफर्म करते हुए चलेंगे हर चैप्टर को, कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। अगर डाउट है तो क्लास के सेशन में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ठीक है। तो उसको करने का हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और आज दिन में लगभग 1 बजे के लगभग आज तुम्हारी जियोग्राफी की क्लास चलेगी और शाम के 8 बजे आज मैथ की क्लास चलेगी। क्लासों के लिए तैयार रहना, क्लास लेते रहिए, मन से पढ़ते रहिएगा, जीडी बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा। और कल अगले दिन में तुम्हारा स्टैटिक्स और प्लस जीएस का रिवीजन होगा 1 महीने का करंट का, जिससे करंट भी कहीं छूट ना जाए, ठीक है। जय हिंद।